हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेस्टिनी कॉमर्स एकेडमी। देखिए, आज हम कर रहे हैं अपना टॉपिक इकोनॉमिक पॉलिसी और इसके अंदर हम दो चीज़ें पढ़ेंगे। पहला हम पढ़ेंगे मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में और फिस्कल पॉलिसी के बारे में। ठीक है, आइए सबसे पहले इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में जान लेते हैं कि इकोनॉमिक पॉलिसी होती क्या है। इकोनॉमिक पॉलिसीज आर द पॉलिसीज विच आर फ्रेम्ड इन ऑर्डर टू रन द इकोनॉमी। एक इकोनॉमी को रन करने के लिए एक आइडियल जो वे होता है ना, किस तरीके से एक इकोनॉमी को चलाना है आपको, उसके रिगार्डिंग कुछ पॉलिसीज बनाई जाती है जिनको आप इकोनॉमिक पॉलिसी के नाम से जानते हैं। इसका मेन एम क्या होता है पॉलिसी बनाने का, एक खासकर इकोनॉमिक पॉलिसी बनाने का? टू गेट द डिजायर रिजल्ट और टू अचीव द इकोनॉमिक गोल्स। कुछ आपने रिजल्ट या गोल पहले से डिफाइन कर रखे हैं जिनको अचीव करने के लिए आप पॉलिसीज बनाते हो, जैसे कि जीडीपी कितनी होगी, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कितना होगा, इन्फ्लेशन रेट कितनी होगी। ये कुछ आपके रिजल्ट हो सकते हैं जिनको अचीव करने के बारे में आप पॉलिसीज बनाते हैं। ये पॉलिसी नॉर्मली गवर्नमेंट द्वारा बनाई जाती है ताकि इकोनॉमी को बैलेंस किया जाए। बैलेंस का मतलब होता है कि ना तो इकोनॉमी बूम वाली इकोनॉमी ज़्यादा अच्छी होती और ना ही रिसेशन वाली। कहने का मतलब ना ज़्यादा महंगाई होनी चाहिए और ना ज़्यादा मंदी होनी चाहिए, एक बैलेंस्ड इकोनॉमी होना चाहिए। फिर नेक्स्ट वन हम बात करते हैं कि इकोनॉमिक पॉलिसी क्या एक कोर्स ऑफ एक्शन है जिसका मेन एम क्या है, जो इन्फ्लुएंस करता है या कंट्रोल करता है किसको? बिहेवियर ऑफ द इकोनॉमी। यानी कि अगर हम वो बात करें कि सर इकोनॉमी के बिहेवियर को कंट्रोल या इन्फ्लुएंस करने की पावर किस में होती है? इकोनॉमिक पॉलिसी में। एग्जांपल आप इसके अंदर ले सकते हो। इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर हम इंक्लूड करते हैं डिसीजन मेड अबाउट द गवर्नमेंट स्पेंडिंग, कि गवर्नमेंट कहाँ पर खर्चा करेगी और उसका टैक्सेशन यानी कि उसका इनकम कहाँ पर है, यानी कि गवर्नमेंट की इनकम कहाँ से आएगी और उसका खर्चा कहाँ गवर्नमेंट मतलब इन्वेस्ट खर्चा कहाँ पर करेगी। तो ये क्या करती है, नॉर्मली जो टैक्स होता है अमीर लोगों से लेती है, यानी कि रिच लोगों से लेगी और पुअर लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। ठीक है, और ये मनी की सप्लाई को आरबीआई के थ्रू मेंटेन भी करती है, जो खासकर मॉनेटरी पॉलिसी का आपका पार्ट आता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि इन पॉलिसीज को, चाहे वो इकोनॉमिक पॉलिसी में हम मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ते हैं, फिस्कल पॉलिसी पढ़ते हैं, वैसे तो बहुत सारी पॉलिसीज आती हैं, आगे डिफाइन किया गया है, लेकिन इन पॉलिसीज को इनकी इफेक्टिवनेस, ये प्रभावी तरीके से लागू हो, उसके रिगार्डिंग हम इसको कैसे पढ़ते हैं। आइए, द इफेक्टिवनेस ऑफ दीज पॉलिसी कैन बी असिस्ट बाय द फॉलोइंग। एक तो होता है पॉजिटिव इकोनॉमी, एक होता है नॉर्मेटिव। जैसे पॉजिटिव, आपको पता है पॉजिटिव रहना, इसका मतलब पॉजिटिव कब रह सकते हो आप? जब आप फैक्ट के ऊपर बेस बात कहते हो तो इट इज बेस्ड ऑन फैक्ट, कैन नॉट अप्रूव या डिसअप्रूव। जब फैक्ट के ऊपर बेस है तो इसको अप्रूव या डिसअप्रूव की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर हम बात करते हैं कि नॉर्मेटिव इकोनॉमी क्या होती है, ये फैक्ट के ऊपर बेस नहीं होती नॉर्मेटिव इकोनॉमी, ये वैल्यू जजमेंट के ऊपर बेस होती है। लाइक क्या होना चाहिए, जैसे शुड बी या ought टू बी, भाई अपनी इकोनॉमी कैसी होनी चाहिए, तो वैल्यू जजमेंट के ऊपर ये बात करती नॉर्मेटिव। ये इसलिए डाला गया है कि इसका जो क्वेश्चन है पीवाईक्यू में आया हुआ है, तो इसका एक डिफरेंस और कर लेते हैं तो थोड़ा सा इजी रहेगा कि कैसे हम इसको कवर कर सकते हैं। फर्स्ट वन देखिए क्या दिया गया है, मीनिंग दिया गया है पॉजिटिव इकोनॉमी और आपका नॉर्मेटिव इकोनॉमी। पॉजिटिव इकोनॉमी बेस्ड ऑन द फैक्ट, डेटा एंड फैक्ट के ऊपर बेस है, और ये वैल्यू ओपिनियन जजमेंट के ऊपर बेस है। तो फैक्ट के ऊपर बेस है तो पॉजिटिव इकोनॉमी एक डिस्क्रिप्टिव नेचर की होती है, जबकि नॉर्मेटिव इकोनॉमी पर्सपेक्टिव नेचर की होती है। यानी कि डिस्क्रिप्टिव मतलब वर्णन किया गया है इसमें, ठीक है ना। व्हाट इट डज एनालिसिस, ये कोज एंड इफेक्ट के रिलेशन पर बेस होती है, और ये वैल्यू, वैल्यू का मतलब कोई ओपिनियन दे दिया आपने उसके ऊपर बेस होती है। तो अगर आप कोज एंड इफेक्ट के ऊपर बेस है, फैक्ट के ऊपर बेस है, तो ये ऑब्जेक्टिव नेचर का होगा, जबकि वैल्यू जजमेंट हर किसी का हर सिचुएशन के अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकता है, तो ये सब्जेक्टिव के ऊपर बेस है। स्टडी ऑफ एक्चुअली, ये एक्चुअली में क्या, व्हाट एक्चुअली इज, क्या होना चाहिए रियल में, ठीक है। और ये व्हाट ought टू बी, मतलब सॉरी क्या है रियल में, ये आपका पॉजिटिव बताएगा, और नॉर्मेटिव क्या होना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं टेस्टिंग के रिगार्डिंग। जो पॉजिटिव आपकी इकोनॉमी है, स्टेटमेंट कैन बी टेस्टेड यूजिंग साइंटिफिक मेथड के थ्रू इसको टेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि डेटा और फैक्ट के ऊपर बेस है। इसको टेस्ट नहीं किया जा सकता, ये वैल्यू जजमेंट होती है। इकोनॉमिक इश्यूज, इट क्लियरली डिस्क्राइब इकोनॉमिक इशू, ये इकोनॉमिक इशू को क्लियरली डिस्क्राइब करती है, उनका वर्णन करती हैं, और ये सोल्यूशन प्रोवाइड करता है इकोनॉमिक इश्यूज के रिगार्डिंग या बेस्ड ऑन वैल्यू। यानी कहने का मतलब चाहे आपका पॉजिटिव इकोनॉमी हो चाहे आपका नॉर्मेटिव इकोनॉमी है, दोनों का अपना अपना महत्व है और दोनों को आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब हम बात करते हैं सर क्या इकोनॉमिक पॉलिसी सिर्फ टू टाइप की होती है, फिजिकल और मॉनेटरी? नहीं, बहुत सारे वेरियस टाइप होते हैं। तो वेरियस इकोनॉमिक पॉलिसी यूज बाय द गवर्नमेंट आर कौन कौन सी, जैसे फिजिकल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, इंडस्ट्री पॉलिसी,
ठीक है, जितने भी आपने नाम सुने हैं वो सारे यहाँ पर आ जाएंगे। चाहे आपका ट्रेड पॉलिसी हो, चाहे आपका नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी हो, इंटरनेशनल ट्रेड पॉलिसी हो, एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट पॉलिसी, एक्सपोर्ट पॉलिसी, इंपोर्ट पॉलिसी, इसको एग्जाम पॉलिसी बोलते हैं। तो लेकिन अपने जो सिलेबस में दिया गया है 2 टाइप की पॉलिसी दी गई है, फिस्कल और मॉनेटरी। आइएगा डिटेल में इनको करते हैं। सबसे पहले फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी कौन लेके आता है? इट इज पॉलिसी रेगुलेटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी कि फिस्कल पॉलिसी सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। कौन बनाती है? सेंट्रल गवर्नमेंट। ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसको कोई आरबीआई वगैरह कोई नहीं बनाता, बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। इसके अंदर क्या क्या पॉइंट आप कंसीडर करोगे जो ध्यान में रखने जरूरी हैं? पहला, फिस्कल पॉलिसी हेल्प करती है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए और प्राइस स्टेबिलिटी के। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको लिख सकते हो कि जो पॉलिसीज बनाते हैं वो प्राइस स्टेबिलिटी में महत्वपूर्ण है। जब हमने पीछे ही पढ़ा था ना कि बैलेंस्ड इकोनॉमी के लिए हेल्पफुल होता है। पहला जो एम होता है प्राइस स्टेबिलिटी का, उसके साथ साथ इकोनॉमिक ग्रोथ का भी मेन मोटिव होता है। दूसरा, फिस्कल पॉलिसी कैपिटल फॉर्मेशन, रिसोर्स का बंटवारा एलोकेशन के लिए, रेवेन्यू जनरेशन के लिए या इनकम का रिडिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी हेल्पफुल है। रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का मतलब क्या है? टैक्सेशन ज़्यादा रिच से पुअर की तरफ जाता है। कैपिटल फॉर्मेशन के रिगार्डिंग आप रोड सड़क वगैरह जो बनाते हो, यानी कि सड़क जो बनाते हो, पुल वगैरह जो बनाते हो, हॉस्पिटल बनाते हो, स्कूल बनाते हो, वो सारा का सारा इसमें। और रिसोर्स का एलोकेशन, जो गरीब लोगों को सरकार अनाज वगैरह देती है या कोई भी और अदर एक्टिविटी है। नेक्स्ट वन है कंसर्न विद द पॉलिसी ऑफ टैक्सेशन। फिस्कल पॉलिसी का जो रिलेशन है वो टैक्सेशन से है, एक्सपेंडिचर से और ब्रोविंग से है। पब्लिक या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर क्या होता है? हाँ जी, सरकारी खर्चा क्या है और सरकारी इनकम क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। ए पॉलिसी अंडर विच द गवर्नमेंट यूज इट्स एक्सपेंडिचर, यानी कि अगर एक ऐसी पॉलिसी को फिस्कल पॉलिसी बोलते हैं जिसके अंदर गवर्नमेंट क्या करती है, अपने खर्चे के बारे में बताती है और रिवेन्यू कहाँ से जनरेट होगा, उसके लिए क्या क्या प्रोग्राम सरकार ने किए हैं उनके बारे में बताती हैं, ठीक है। और अवॉइड करती हैं कि जो आपका अनप्रोडक्टिव है या फिर वो जिसको अवॉइड किया जा सकता है, अनडिजायरेबल है, उसको दूर किया जा सकता है चीज़ों को। ऑब्जेक्टिव, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। इकोनॉमिक ग्रोथ का, क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी का, प्राइस स्टेबिलिटी, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान रखना, बहुत बार पूछा गया था। इसके बाद अलावा इक्विटी एंड जस्टिस के बारे में, रेगुलेटिंग फॉरेन ट्रेड या फॉरेन एक्सचेंज के बारे में। गवर्नमेंट के रिगार्डिंग अगर हम बात करते हैं इसमें कि गवर्नमेंट यूज 2 टूल ऑफ द कंट्रोल इकोनॉमिक एक्टिविटी। गवर्नमेंट 2 तरीके से फिस्कल पॉलिसी को कंट्रोल कर सकती है, एक तो अपने खर्चे को कंट्रोल करके और एक अपने कलेक्शन को कंट्रोल करके। किसको? खर्चे और कलेक्शन, यानी कि इनकम, यानी कि रिवेन्यू और एक्सपेंडिचर के रिगार्डिंग बात की करते हैं। आइए हम पढ़ लेते हैं कि गवर्नमेंट का रिवेन्यू कहाँ से आता है और उसके एक्सपेंडिचर कहाँ कहाँ हो सकते हैं, किस किस टाइप के हो सकते हैं। तो फर्स्ट वन आता है कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के बारे में हम पढ़ेंगे। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज एक्सपेंडिचर डन बाय द गवर्नमेंट फॉर द जनरल पब्लिक। किसके लिए? सामाजिक सेवा के लिए, जनरल पब्लिक के लिए जो खर्चा किया जाता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के अंदर आता है। इसलिए इसको पब्लिक एक्सपेंडिचर के नाम से भी जाना जाता है, जिसके 2 पार्ट होते हैं। एक तो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर हो सकता है या फिर रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, दूसरा प्लान्ड एक्सपेंडिचर हो सकता है या अनप्लान्ड एक्सपेंडिचर। यानी कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को या तो आप कैपिटल रिवेन्यू में डिवाइड कर लो या प्लान नॉन प्लान में कर लो। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होते हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए खर्चे किए जा सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट द्वारा, यूनियन टेरिटरी द्वारा, वो सारे के सारे, ठीक है, वो आपके कैपिटल नेचर के होते हैं। जो रिवेन्यू नेचर के होते हैं, जो डे टू डे फंक्शनिंग के लिए हेल्प करते हैं सरकार की, ठीक है। और प्लान्ड क्या होते हैं? जो आपके नीति, पहले तो था आपका प्लानिंग कमीशन, लेकिन नीति आयोग 2015 से आया है और इसमें फुल फॉर्म क्या है इसकी? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसको नीति आयोग 2015 में आया। तो उसके अंदर जो प्लान का रखा है, प्लान का मतलब है कि जैसे कि एजुकेशन 5 साल में कितनी होनी चाहिए, हॉस्पिटल कितने ओपन करने चाहिए, रोड कनेक्टिविटी कितनी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो प्लानिंग है उसके लिए जो खर्चा किया जाता है उसको प्लान्ड एक्सपेंडिचर बोलते हैं। और नॉन प्लान्ड वो होता है जो नीति आयोग के जो प्लान है उसके अंदर इंक्लूड नहीं है, ठीक है। तो नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर आर दोज एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन द इकोनॉमी। हालांकि चाहे गवर्नमेंट का चाहे प्लान हो चाहे नॉन प्लान हो, दोनों ही किसके काम आते हैं? सोशल सर्विस के काम आते हैं। लाइक सब्सिडी दे दी, डिफेंस सर्विस के रिगार्डिंग हो गया, ठीक है, पेंशन वगैरह के लिए हो गया, तो ये इसके रिगार्डिंग आपका आता है। तो इस तरीके से गवर्नमेंट खर्चा करती है। अब बात करते हैं गवर्नमेंट की रिवेन्यू की, कलेक्शन की। अगर हम बात कर लेते हैं तो सबसे मेजर जो इनकम है गवर्नमेंट की वो आती है टैक्स से। किससे आती है जी? टैक्स से। इसके अलावा पब्लिक सेक्टर यूनिट,
सरप्लस प्रॉफिट ऑफ द आरबीआई, ये आरबीआई क्या है, गवर्नमेंट का ही तो बैंक है। इसके अलावा है रेलवेज, फीस, पेनल्टी, कॉइनेज, जो सिक्के वगैरह हैं, क्योंकि गवर्नमेंट सिक्के भी छापती है ना। आरबीआई क्या करता है, नोट का आप बोल सकते हैं नोट छापता है, लेकिन जो सिक्के हैं, कॉइनेज हैं, वो छापने का अधिकार गवर्नमेंट को होता है। किसको है, गवर्नमेंट को है, सेंट्रल गवर्नमेंट को। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं सर, मेनली इनकम कहाँ से आती है, इनकम टैक्स से, कॉर्पोरेट टैक्स से, या फिर जीएसटी से। अगर डायरेक्ट मेथड की बात करें तो इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, और अगर इनडायरेक्ट की बात करें तो जीएसटी के रिगार्डिंग आता है। ठीक है, देखिए अपना जो मेन टॉपिक है वो है मॉनेटरी पॉलिसी। क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी के रिगार्डिंग दे रखे हैं। मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर जो कंट्रोल है वो आरबीआई का है। फिस्कल पॉलिसी के ऊपर कंट्रोल होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, और मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर कंट्रोल किसका है, आरबीआई का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो आरबीआई एक्ट आया था 1934 में। कब आया था, 1934 में। और 2016 में उसके अंदर अमेंडमेंट हुआ, आरबीआई एक्ट के अंदर। क्या अमेंडमेंट हुआ कि आरबीआई आप बोल सकते हो कि इंटरेस्टेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंडक्टिंग मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया। आरबीआई ने क्या सोचा कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसको कंट्रोल करने के लिए कमेटी बना दी जाती है। कब बनाया गया, 2016 के अंदर। और जिसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, प्राइस स्टेबिलिटी और इकोनॉमी की ग्रोथ करना, आप ऐसे बोल सकते हो। तो मॉनेटरी पॉलिसी ये किसके थ्रू आए हैं, एक तो फिस्कल पॉलिसी, एक आता आपका मॉनेटरी पॉलिसी। तो मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई एक्ट 1934 के अमेंडमेंट 2016 के अकॉर्डिंग आए हैं। इसका मेन ऑब्जेक्टिव प्राइस स्टेबिलिटी होता है और साथ के साथ इकोनॉमी की ग्रोथ करना होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें आपका कि मॉनेटरी पॉलिसी एक टूल है जो सेंट्रल बैंक यूज करता है। किसके लिए यूज करेगा सर, टू रेगुलेट द सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी। एक इकोनॉमी, एक देश के अंदर मनी की सप्लाई को कैसे रेगुलेट करना है, वो काम एमपीसी कमेटी को दिया गया है, मॉनेटरी पॉलिसी को दिया गया है। अभी आपके जो आरबीआई के गवर्नर हैं वो संजय मल्होत्रा है। कौन है, संजय मल्होत्रा है। जो शक्तिकांत दास थे वो 10 दिसंबर 2024 तक थे, और अभी जो लेटेस्ट है 11 दिसंबर 2024 से 26वें गवर्नर के रूप में संजय मल्होत्रा को ये जिम्मेदारी दी गई है। तो आरबीआई का नया गवर्नर कौन है, संजय मल्होत्रा। याद रह जाएगा, यहां लिख भी देता हूं मैं आपको, अगर याद करना है तो संजय मल्होत्रा। आप इसको हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखो, उर्दू में लिखो, बस आपको याद होना चाहिए। अच्छा, कब बना है सर ये, 2024 में। कब सर, 11 दिसंबर से। कितने साल के लिए बना है, 3 साल के लिए। याद रह जाएगा ना। और कौन सा गवर्नर है ये, 26वां गवर्नर है। तो शक्तिकांत दास कौन से गवर्नर थे, 25वें गवर्नर थे। फॉर इंडिया द मॉनेटरी पॉलिसी इज अनाउंस्ड बाय द, हाँ जी, मॉनेटरी पॉलिसी कौन अनाउंस करेगा, अभी ऊपर पढ़ के आए थे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसको आप शॉर्ट फॉर्म में आरबीआई भी बोल सकते हो, आरबीआई। ट्रेडिशनली क्या होता है, इट अनाउंस ट्वाइस ए ईयर, पहले साल में 2 बार मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस की जाती थी। लेकिन द आरबीआई कीप एंड मॉडिफाई एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द इकोनॉमी। लेकिन इकोनॉमी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इस पॉलिसीज को आप आगे फर्दर भी मॉडिफाई कर सकते हो। इसके अलावा मॉनेटरी पॉलिसी और क्रेडिट पॉलिसी बात एक ही है। कंसर्न इटसेल्फ विद द कॉस्ट, इसका रिलेशन किससे है, कॉस्ट यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट से, और अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट से। कहने का मतलब है कि अगर मार्केट में बैंकों में पैसा ज़्यादा होगा तो इंटरेस्ट रेट कम होगी, बैंकों में पैसा कम होगा तो इंटरेस्ट रेट ज़्यादा रहेगी बैंक की। तो इस टाइप से क्या करते हैं, क्रेडिट पॉलिसी है कि क्रेडिट को कंट्रोल करने का एक औजार है आरबीआई के पास, एमपीसी, मॉनेटरी पॉलिसी। आरबीआई इनके सेंट्रल बैंक डिटरमाइन करता है कि या इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेट ऑफ पॉलिसीज। 2016 में एक कमेटी बनाई गई जिसको एमपीसी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कहते हैं, और इसका मेन एम ही जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट को सेट करना है। इंडिया के अंदर मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई का मेन एम है मैनेजिंग द क्वांटिटी ऑफ मनी, कि मनी की क्वांटिटी को, किसको, क्वांटिटी को कैसे मैनेज किया जाए, ये मेन एम होता है आपका एमपीसी का। इन ऑर्डर टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द डिफरेंट सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, डिफरेंट सेक्टर कैसे, जैसे टेक्सटाइल हो गया, ऑटोमोबाइल हो गया, ऐसे अलग अलग सेक्टर हो गए।
टू इंक्रीज द इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ाना। यानी कि आप इसमें जो पूरा अगर हमने पढ़ेंगे यहाँ पर एमपीसी के बारे में, तो एक तो आपका क्या है सर, ये 2016 में आरबीआई एक्ट के अंदर अमेंडमेंट किया गया, उसके अंदर आई। सेंट्रल बैंक का इस पे होल्ड होता है। प्राइस स्टेबिलिटी इसका मेन एम है, या फिर मनी की क्वांटिटी को मैनेज करना मेन एम है। संजय मल्होत्रा 26वें गवर्नर 11 दिसंबर 2024 से बने हैं, ऐसे आप याद रख सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं कि सर डिप्टी गवर्नर कितने हैं आपके, नेम ऑफ डिप्टी गवर्नर। इसके एक तो आपका आएगा स्वामीनाथन जे, जो 2023 से अब तक हैं। एक आपका टी रविशंकर हैं। एक आपका राजेश्वर राव हैं। और एक आपका एमडी पात्रा है। ये 4 जो मेंबर हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको इसके रिगार्डिंग। हो जाए नहीं हो जाएगा। तो 4 डिप्टी गवर्नर भी हैं आपके आरबीआई बैंक के। एक क्या है, स्वामीनाथन, रविशंकर, राजेश्वर राव और पात्रा। यानी कि आप उसके स्वामीनाथन, शंकर, राव और पात्रा, ऐसे आप इसको याद करना है। 2-4 बार करोगे तो ये याद हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, आइए ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में पढ़ते हैं। वही अभी पढ़ के आए थे सर, मनी की क्वांटिटी को कंट्रोल करना या प्राइस स्टेबिलिटी करना और इकोनॉमी की ग्रोथ को बूस्ट करना, इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। फिर भी पढ़ लेते हैं। वाइल मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी द ग्रोथ एज वेल एज द प्राइस एंड एक्सचेंज स्टेबिलिटी रेट। वही है, प्राइस या एक्सचेंज स्टेबिलिटी रेट को कंट्रोल करना, बैलेंस करना। और अदर पर्सपेक्टिव इसके हम पढ़ लेते हैं क्या क्या है। प्राइस स्टेबिलिटी इज द नेसेसरी प्री कंडीशन ऑफ द सस्टेनेबल ग्रोथ। भाई सस्टेनेबल ग्रोथ तभी होगी जब प्राइस स्टेबिलिटी होगी। इसके अलावा भी कुछ मेन एम है। देखिए ये जो क्वेश्चन है, 2 तो मैंने बताई दी आपको, प्राइस एक्सचेंज स्टेबिलिटी रेट और दूसरा इकोनॉमिक ग्रोथ। लेकिन कई बार क्वेश्चन क्या करता है, 7-8 पॉइंट दे देते हैं और फिर आपसे बोलता है कि इसमें से मॉनेटरी पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव छांटिएगा। तो 1-2 तो अलग दे देगा, बाकी सारे यही दे देगा। तो आपको सभी पता होना चाहिए। फर्स्ट वन हम पढ़ते हैं, क्या दिया गया है, टू फैसिलिटेट द ग्रोथ इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी की जो ग्रोथ है उसको फैसिलिटेट करना, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, उसको रेगुलेट करना, प्रमोशन करना सेविंग को, कि आम लोग सेविंग को प्रमोट करें, मतलब सेविंग करें और उसको इन्वेस्टमेंट करें, बैंक के अंदर लगाएं। इसके अलावा इंपोर्ट एक्सपोर्ट को कंट्रोल करना, बिजनेस साइकिल को, जो आपका रिसेशन है, बूम है, डिप्रेशन है, उसकी कंडीशन को मैनेज करना, या फिर एग्रीगेट डिमांड को रेगुलेट करना, एम्प्लॉयमेंट के रोजगार के अवसर जनरेट करना, या डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, और क्रेडिट को प्रायोरिटी सेगमेंट में कैसे डिवाइड करना है, जिसको आप बोलते हैं ना, जो आपको राशन वगैरह मिलता है, ये जो गरीब लोगों को, वो सारा का सारा आपका इसी के थ्रू है। मैनेजिंग या डेवलपिंग द बैंकिंग सेक्टर को बूस्ट करना है, तो है ही। तो ये इसके कुछ अदर एम भी हैं। तो मेनली तो जो मैंने आपको बताया वही है, बाकी एक बार जरूर आपको इसको रीड आउट करने की जरूरत है। इसके अलावा हम पढ़ते हैं फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेट फ्रेमवर्क, जिसको FITF के नाम से जाना जाता है। और ये भी जो RBI एक्ट 1934 के अंदर अमेंडमेंट 2016 में हुआ था, उसके दौरान ही हम इसको बारे में पढ़ते हैं। पहला क्या है, सेट बाय द गवर्नमेंट एवरी 5 ईयर इन द कंसल्टेशन विद द RBI के साथ कंसल्ट करके जो गवर्नमेंट है 5 साल के लिए फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेट फ्रेमवर्क सेट करती है। जैसे अगर हम बात करते हैं CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन एज अ टारगेट पीरियड 5 अगस्त 2016 से लेके 31 मार्च 2021 तक का, यानी कि जब ये बनाया गया था 5 अगस्त 16 में बनाया गया था ना, तो 16 से 21 तक का, तो 5 साल के लिए जो इन्होंने कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, इसकी अपर लिमिट 6% और लोअर लिमिट 4%, यानी कि प्लस माइनस होगा 4% के आसपास ये रखा था। तो इन्फ्लेशन का टारगेट था 4% के आसपास। आज के टाइम क्या इन्फ्लेशन है वो आगे मैं करवाऊंगा आपको। इसके अलावा बात करते हैं RBI राइज इट्स इन्फ्लेशन आउटलुक फॉर द इंडियन कंज्यूमर पर ICP। हाँ जी, 2024-25 में अब जो CPI है वो कितना है, 4.8। देखिएगा 2016 से 21 के बीच में रखा गया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का जो परसेंटेज है वो 4% यहाँ पर था, लेकिन 24-25 के अंदर इसको रखा गया 4.8%। इसका रीज़न मेन ज़्यादा होने का रीज़न यही था कि बीच में कोरोना आपका आ गया था। अब हम बात करते हैं सर इसको कौन मैनेज करता है, कैसे मैनेज करता है। तो इसके लिए एक कमेटी बनाई गई है। क्या बनाई गई है, मॉनेटरी पॉलिसी
कमेटी। जो सेक्शन है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का 45ZB, ये याद रखना 45ZB किसका है ये सेक्शन 45ZB, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इसके अकॉर्डिंग बनाई गई। कब बनाई गई, कैसे बनाई गई, आरबीआई एक्ट 1934 के अंदर, ठीक है। और सेक्शन कौन सा है 45ZB है, बनाई 2016 में थी, सबको पता है। मेंबर कितने थे, 6 मेंबर हैं, ठीक है। और ये 6 के 6 मेंबर सेंट्रल गवर्नमेंट अपने ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाइड भी करती रहती हैं। और जो ये पहले जो फर्स्ट एमपीसी जो वाज कॉन्स्टिट्यूट बनाई गई थी 16 को तो बनाई गई थी, लेकिन वो डेट क्या थी 29 सितंबर, आप ऐसे याद रख सकते हो 29 सितंबर 2016 को एमपीसी कॉन्स्टिट्यूट की गई थी। प्रेजेंटली इसके जो मेंबर हैं वो 4 साल के लिए बनाए जाते हैं। कितने साल के लिए बनाए जाते हैं, 4 साल के लिए इसके मेंबर होते हैं। तो द प्रेजेंट एमपीसी मेंबर एज ए नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ ऑफिशियल गैजेट 2020 के अंदर क्या क्या दिया गया था, ठीक है। पहला जो इसका चेयरमैन होगा, किसका, एमपीसी कमेटी का। एमपीसी कमेटी में 6 मेंबर है ना टोटल, जो इसका चेयरमैन होगा वो एक्स ऑफिशियो होगा। एक्स ऑफिशियो का मतलब होता है कि जो भी उस पोस्ट पे होगा वो उसका चेयरमैन होगा। किस पोस्ट पे होगा सर, गवर्नर। आरबीआई बैंक का जो गवर्नर होगा वो ऑटोमेटिक ही एमपीसी का चेयर बन जाएगा, जिसको बोलते हैं एक्स ऑफिशियो। इसके अलावा डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई है, यानी कि आरबीआई का गवर्नर क्या होता है, चेयरमैन होता है एमपीसी कमेटी का। और डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई है, इंचार्ज ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी होता है, वो एक मेंबर बनता है, जिसको वो भी एक्स ऑफिशियो है। कहने का मतलब एमपीसी कमेटी में एक तो आरबीआई गवर्नर होगा, एक डिप्टी गवर्नर होगा, और 1 ऑफिसर ऑफ द रिजर्व बैंक का एक ऑफिसर भी होगा, जो सेंट्रल बोर्ड उसको नॉमिनेट करता है। तो 3 तो आपके ऐसे मान लो ये आरबीआई के थ्रू ही हो गए। किसके थ्रू हो गए, आरबीआई के थ्रू। और जो अदर 3 मेंबर हैं वो क्या होगा, 4 साल के लिए हो गए, और उसको सेंट्रल गवर्नमेंट ही रिकमेंड करती। कौन करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट। यहाँ पर मैंने बताया नहीं कौन कौन है वो आपके, क्योंकि इतने ज़्यादा जरूरी नहीं है, चेंज होते रहते हैं, तो इसलिए यहाँ पर हम ऐसे याद रखेंगे। जो अदर 3 मेंबर बच गए हैं वो आपके 4 साल के लिए, ठीक है। आइए नेक्स्ट हम करेंगे। द एमपीसी डिटरमाइन द पॉलिसी रेपो रेट रिक्वायर्ड टू अचीव द इन्फ्लेशन टारगेट। ये क्या करती है, पॉलिसी रेपो रेट डिसाइड करती है कि इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल में रखा जाए। 5 बार साल में, 1 साल में 5 बार मिलते हैं ये, एटलीस्ट 5 टाइम, पहले 4 टाइम था, 5 टाइम कर दिया गया। और मीटिंग करने के लिए पहले 4 मेंबर होने जरूरी थे, अब कितने होने जरूरी हैं, सिर्फ 2 ही। 6 में से 2 मेंबर होंगे तो मीटिंग मानी जाएगी, और साल में 5 बार मिलते थे। और ये जो चेंज है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अभी चेंज करके गए हैं। कौन करके गए, शक्तिकांत दास जो जी हैं, जो अभी उनकी रिटायरमेंट थी, वो जब उस पोस्ट को छोड़ा है तो उससे जस्ट पहले ये क्या करके गए, 4 टाइम मिलते थे साल के अंदर, उन्होंने 5 टाइम मिलना शुरू किया। और मीटिंग के लिए 4 सदस्य होना जरूरी था मिनिमम 6 में से, लेकिन अब कितना कर दिया है उसका, अभी क्वेरम बोल लो, उसकी संख्या बोल लो, वो 2 कर दी गई है, ठीक है, ये याद रखना है। इसके अलावा हम बात करते हैं ईच मेंबर, हर मेंबर जो एमपीसी का मेंबर होता है, इनके 6 मेंबर है, 6 के मेंबर के 6 वोट होते हैं। अगर 6 में से 3-3 वोट हो गए आपके, क्या हो गए, 3 अलग वोट हो गए, 3 अलग वोट हो गए, ऐसे बराबर हो गया, तो गवर्नमेंट का जो सेकंड वोट है वो माना जाएगा, यानी सॉरी गवर्नर का। फिर गवर्नर का जो गवर्नर है द सेकंड कास्टिंग वोट, ठीक है, तो फिर गवर्नर जो चाहेगा वो हो जाएगा। इसके अलावा बात करते हैं ईच मेंबर ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी राइट ए स्टेटमेंट स्पेसिफाई द रीजन ऑफ द वोटिंग इन द फेवर। अगर किसी ने वोट दिया, मान लें कि 3 ने पक्ष में दे दिया, 3 ने आपके विपक्ष, मान लें ऐसे मानते हैं 6 में से 6 में से 2 ने दे दिया आपका विपक्ष में, 4 ने दे दिया पक्ष में। तो ये विपक्ष में दिया तो क्यों दिया, पक्ष में दिया तो क्यों दिया, अपनी एक रिटर्न ब्रीफ यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा रीजन, कि सर मैंने इसके कारण फेवर में रीजन ये वोट दिया है, या इसके कारण, इस रीजन के कारण मैंने अगेंस्ट में वोट किया, तो ये लिखना पड़ेगा। ये ध्यान रखने योग्य बातें हैं। और एक मेंबर का 1 वोट होता है, जबकि गवर्नर के पास सेकंड या फिर कास्टिंग वोट भी होता है, अगर वो बराबर हो जाए तो। अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट वन, इंस्ट्रूमेंट ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी। बहुत सारे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट हैं जो मॉनेटरी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करते टाइम यूज किए जाते हैं, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपको और कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, सारे के सारे मैंने यहाँ पर करवा दिए गए हैं। पहला आता है इसके अंदर रेपो रेट। क्या आता है, रेपो रेट। जैसा कि इसके नाम से ही है,
द इंटरेस्ट रेट एट विच द रिजर्व बैंक प्रोवाइड लिक्विडिटी अंडर द लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी टू ऑल द लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी पार्टिसिपेंट। ये पार्टिसिपेंट बैंक्स भी हो सकते हैं। यानी कि आरबीआई जब बैंक को लोन देता है तो रेपो रेट के हिसाब से देता, किस रेट में देगा, रेपो रेट। और साथ में क्या करना पड़ेगा उसको, बैंक को कोलेटरल गवर्नमेंट सिक्योरिटी या अदर अप्रूव्ड सिक्योरिटी गिरवी रखनी पड़ेगी। यानी कि बैंक जब आरबीआई से लोन लेगा तो कुछ न कुछ सिक्योरिटी गिरवी रखनी पड़ेगी, और जिस रेट से लेता है उसको रेपो रेट बोलते हैं। और किसके अंडर लेता है जी, बैंक तो बहुत सारे तरीकों से आरबीआई से पैसा ले सकता है, लेकिन अगर बैंक लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के अंडर, ठीक है, आरबीआई से लोन लेता है तो उसके लिए जो उसको ब्याज देना पड़ता है उसको क्या बोलते हैं, रेपो रेट बोलते हैं। सेकंड वन हम बात करते हैं स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट। क्या करेंगे, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट, द रेट एट विच द रिजर्व बैंक एक्सेप्ट अनकोलेटरलाइज्ड डिपॉजिट ऑन एन ओवरनाइट बेसिस फ्रॉम ऑल द लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी पार्टिसिपेंट, यानी कि बैंकों से। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी में क्या है कि बैंक वो चीज जो अनकोलेटरलाइज डिपॉजिट, मतलब कहीं पर गिरवी और जगह नहीं रखी हुई, द रेट एट विच द आरबीआई बैंक एक्सेप्ट अनकोलेटरलाइज डिपॉजिट एट द ओवरनाइट बेसिस। ठीक है, ऐसा नहीं कि बैंक के पास कोई चीज़ है और वो उसके ऊपर बैंक ने कुछ आरबीआई से पहले ले रखा है, किसी अदर बैंक से ले रखा है, ऐसा नहीं। यानी कि आप बोल सकते हो जो गिरवी ना रखी गई। द स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी इज ए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी टूल, एक फाइनेंशियल, यानी ये आप ऐसे बोल सकते हो कि लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के अंदर तो आता ही आता है, साथ के साथ जो आपका स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी है ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का भी एक टूल है। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी को हम एसडीएफ के नाम से भी जाना जाता है। और जो एसडीएफ रेट है इज प्लेस एट द 25 बेसिक पॉइंट बिलो द पॉलिसी रेपो रेट, यानी पॉलिसी रेपो रेट से कम होता है। ये आप ऐसे बोल सकते हो इसकी रेट पॉलिसी रेपो रेट से कम होती है। विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द एसडीएफ इन द अप्रैल 2022 के अंदर, ये कब से इंट्रोड्यूस किया गया ये इंस्ट्रूमेंट, 2022 से। एसडीएफ रेट रिप्लेस द फिक्स रिवर्स रेपो रेट। इसने क्या किया, एसडीएफ ने रिप्लेस कर दिया किसको, कि जो फिक्स रिवर्स रेपो रेट एज द फ्लोर ऑफ द एलएएफ कॉरिडोर, कि जो एलएएफ का जो कॉरिडोर है उसके जो फ्लोर के लिए जब यूज करते थे फिक्स रिवर्स रेपो रेट, अब वो नहीं यूज करनी पड़ेगी, बल्कि हम क्या यूज करेंगे, एसडीएफ इसको यूज करेंगे। अब आप बोलोगे सर एलएएफ कॉरिडोर क्या होता है, ये आगे दिया गया है जिसके अंदर कुछ पॉइंट को हम एड ऑन करते हैं, वो हम पढ़ेंगे इसी में आगे। तो सबसे पहले रेपो रेट, सर आरबीआई क्या करता है, कोलेटरल गवर्नमेंट सिक्योरिटी के बेस पर क्या करेगा, कोलेटरल गवर्नमेंट सिक्योरिटी के बेस पर बैंकों को लोन देता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट वन आता है आपके पास फिर मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ये शॉर्ट फॉर्म भी याद रखना, एसडीएफ मतलब स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी 2022 में आता, अप्रैल 2022 में। अब आता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, ये एक तरह की पैनल रेट होती है। बैंक कैन बोरो ओवरनाइट बेसिस, हालांकि एसडीएफ में भी ओवरनाइट बेसिस था, यहाँ भी ओवरनाइट बेसिस है, लेकिन फ़र्क क्या है देखिएगा, ये इमरजेंसी सिचुएशन में एक बैंक आरबीआई से लेता है जब अदर बैंक से उसको पैसा ना मिले तो। नॉर्मली क्या है, जो एक कोई भी एसएलआर क्या होता है, स्टैच्यूरी लिक्विडिटी रेशियो, ये बैंक को अपने पास ही रखनी पड़ती है, और आज के टाइम में इसका रेट जो चल रहा है वो 18% चल रहा है। यानी कि 100% में से जो आपका नेट डिमांड एंड टर्म लायबिलिटी है, NDTL नेट डिमांड एंड टर्म लायबिलिटी, इसका जो 100% है उसका 18% बैंक अपने पास रखता है। उस 18% का 2% तक लोन बैंक आरबीआई से ले सकता है ओवरनाइट बेसिस पर, और खासकर इमरजेंसी सिचुएशन में। लेकिन ये ऐसा तभी कर सकता है जब अदर बैंकों से उसको कोई भी हेल्प ना मिले। इसलिए तो आरबीआई को बैंकर ऑफ बैंक बोला जाता है या लास्ट रिसोर्स बोला जाता है। ठीक है, कि जब कहीं से पैसा ना मिलेगा बैंक को तो आरबीआई जरूर देगा।
दिस प्रोवाइड ए सेफ्टी वैल्यू अगेंस्ट द एंटिसिपेटेड लिक्विडिटी शॉक्स ऑफ द बैंकिंग सिस्टम। और ये इसलिए आरबीआई लोन देता है ताकि बैंकिंग सिस्टम हार्म ना हो, उसकी लिक्विडिटी हार्म ना हो। MSF रेट इज प्लेस्ड एट द 25 बेसिक पॉइंट अबव द पॉलिसी रेट। जैसे मान लें कि ये पॉलिसी रेट है, ठीक है, इससे बिलो हम बात करते हैं तो आपका SDF आता है, और इसे अगर हम अबव बात करते हैं तो आपका MSF आता है। कहने का मतलब क्या है सर, जो नॉर्मल होता है वो पॉलिसी रेट होती है जो नॉर्मली बैंक लोन लेता है आरबीआई से। अगर इमरजेंसी सिचुएशन में है तो आरबीआई को ज़्यादा ब्याज देना पड़ेगा, और अगर SDF वगैरह है तो वो उसके लिए आरबीआई को कम ब्याज देना पड़ता है। ठीक है, तो बैंक बोरो फ्रॉम द सेंट्रल बैंक, बैंक कहाँ से बोरो करेगा? फ्रॉम द सेंट्रल बैंक बाय प्लेजिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटी एट ए रेट हायर देन द रेपो रेट। अभी हम पढ़ के आए कि अगर इमरजेंसी सिचुएशन के लिए बैंकों को लोन लेना आरबीआई से तो उसको हम बोलते हैं मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी। और ये क्या करता है, ये जो आपकी पॉलिसी रेट है, रेपो रेट है, उससे ज़्यादा ब्याज इसको बैंकों को देना पड़ेगा। ठीक है, अंडर दी लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी आता है ये भी। अंडर MSF बैंक कैन बोरो फंड अप टू 1% ऑफ नेट डिमांड एंड लाइबिलिटी। ये जो दिया गया है NDTL के बारे में दिया गया है, ये पहले था 1%, लेकिन आज के टाइम में क्या कर दिया, SLR का कितना कर दिया गया है, 2% तक ये किया जा सकता है। तो आप ये 2% वाला याद रख लीजिएगा, ये चाहे आप रखना चाहो तो रख लो याद, वरना छोड़ना चाहो तो इसको छोड़ दो, छोड़ भी सकते हैं आप। ठीक है, ये SLR के बारे में था। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी से रिलेटेड हम पढ़ते हैं। द लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी रेफर टू द बैंकिंग, वेट ए मिनट, द लिक्विडिटी LAF रेफर टू द रिजर्व बैंक ऑपरेशन थ्रू विच द इंजेक्ट या अब्जॉर्ब लिक्विडिटी इनटू या फ्रॉम द बैंकिंग सिस्टम। मान लीजिए बैंकिंग सिस्टम है, अब इसके अंदर पैसे की कमी होगी तो क्या करेगा, जो आरबीआई है वो पैसा इसके अंदर इंजेक्ट कर देगा, डाल देगा, और अगर एक्सेस होगी तो क्या कर लेगा, वहाँ से वो पैसा निकाल देगा। तो आरबीआई क्या करता है, आरबीआई इसके थ्रू क्या करता है, लिक्विडिटी को मेंटेन करके चलता है एक बैंकिंग सिस्टम में। इसके अंदर क्या है, ओवरनाइट के साथ साथ, अब चाहे आपका SDF हो या फिर आपका MSF हो, इसके अंदर ओवरनाइट था, लेकिन जो LAF है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, इसके अंदर ये ओवरनाइट के साथ साथ टर्म रेपो या रिवर्स रेपो ये भी इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, चाहे वो फिक्स हो चाहे वेरिएबल रेट हो। SDF और MSF इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड करेंगे, SDF और MSF वो तो है ही है। अपार्ट फ्रॉम द LAF इंस्ट्रूमेंट ऑफ द लिक्विडिटी मैनेजमेंट इंक्लूड ओवरनाइट डायरेक्टली ओपन मार्केट ऑपरेशन, यानी कि LAF लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के अंदर जो जो चीज़ें इंक्लूड करते हैं वो आपको एक बार रीड आउट करनी है। इसके अंदर आप ओपन मार्केट ऑपरेशन भी लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के ही पार्ट हैं, फॉरेक्स स्वैप भी लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी का ही पार्ट है। इसके अलावा मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम जो होती है वो भी आपकी लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी का ही पार्ट आता है। तो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये आपको थोड़ा पढ़ना भी चाहिए। इसके अलावा हम बात करते हैं लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी अनेबल द बैंक को अनेबल करता है टू बोरो मनी थ्रू द रीपरचेज एग्रीमेंट। क्या करता है, बैंक आरबीआई से लोन लेगा, लेकिन क्या करेगा, कुछ सिक्योरिटी रखेगा, और बाद में आरबीआई को बोलेगा, क्या बोलेगा, सर मैं आपका पैसा टाइम पे चुका दूंगा और उसके बाद मुझे मेरी सिक्योरिटी क्या कर चाहिए, वापस चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन हो सकती है। या और दे रखा है, और बैंक टू लेंड द आरबीआई यूजिंग रिवर्स रेपो कॉन्ट्रैक्ट, या फिर क्या कर सकता है, बैंक अगर एक्सेस पैसा हो तो आरबीआई को दे भी सकता है रिवर्स रेपो कॉन्ट्रैक्ट के बेस पर। ठीक है ना, इट इंक्लूड द रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। अच्छा, रेपो रेट तो स्टार्टिंग में पढ़ा था हमने क्या, कि सर बैंक जो है वो आरबीआई से लोन लेता है, और रिवर्स रेपो में क्या है, बैंक के पास अगर एक्सेस पैसा हो गया वो आरबीआई में जमा करवाता है। क्या करता है, वो आरबीआई में जमा करवा देता है। अब बात करते हैं लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी
कॉरिडोर के बारे में, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी कॉरिडोर है द मार्जिनल, इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड करेंगे, MSF। मान लीजिए कॉरिडोर में क्या बोला गया है, जैसे मान लीजिए ये है, इसको अगर बात करता हूँ लोअर, मिडल और अपर के बारे में बात करते हैं। लिक्विडिटी कॉरिडोर बना दिया गया। अपर में तो है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ठीक है, जिसको सीलिंग बोलते हैं, और लोअर में है आपका स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, और अगर हम बीच की बात करते हैं मिडल में है वो है पॉलिसी रेट, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं पॉलिसी रेट इसके बारे में। तो इन सब को मिलाकर क्या बनता है, LAF कॉरिडोर। क्या बनता है, LAF कॉरिडोर, ठीक है। आइएगा नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ते हैं, मेन लिक्विडिटी मैनेजमेंट टूल। किसके बारे में पढ़ेंगे, मेन लिक्विडिटी मैनेजमेंट टूल। ए 14 डे टर्म, 14 दिनों के लिए रेपो हो या फिर रिवर्स रेपो हो, ऑक्शन ऑपरेशन, चाहे वो वेरिएबल रेट हो, ठीक है, मैच करता कैश CRR मेंटेन साइकिल टू मेन लिक्विडिटी मैनेजमेंट टूल फॉर मैनेजिंग फ्रैक्शनल लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट। यानी कि मेन लिक्विडिटी मैनेजमेंट टूल 14 दिन के लिए लोन इसके थ्रू प्रोवाइड करवाया जाता है। लेकिन साथ में क्या मैच किया जाता है, किसके साथ मैच करेंगे इसको, 14 दिन के लिए जो लोन देंगे, ठीक है, CRR के साथ। किसके साथ, CRR के साथ, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं फाइन ट्यून ऑपरेशन, ये बहुत सुना होगा, शायद आया भी होगा PYQ में, आपने अगर गौर किया हो तो ये क्वेश्चन आता है, रिपीट होता है। फाइन ट्यूनिंग ऑपरेशन, द मेन लिक्विडिटी ऑपरेशन इज सपोर्टेड बाय फाइन ट्यूनिंग ऑपरेशन। ये ओवरनाइट होता है या लॉन्गर टर्नओवर होता है। लॉन्गर टर्नओवर का मतलब होता है मोर देन 14 डे, 14 दिन से ज़्यादा है तो लॉन्गर टर्नओवर, और ओवरनाइट का मतलब इससे कम है तो। टू टाइड ओवर द एनी अनएंटिसिपेटेड लिक्विडिटी चेंज। एंटिसिपेटेड होता है कि जिसका पूरा नाम लगा, मतलब जिसका आप एंटिसिपेट करते हो, संभावना हो सकती है, एंड मतलब पहले से, असंभावना जिसको बोल सकते हो आप, जिसके लिए कोई आप एंटिसिपेशन नहीं करना पड़ता। ड्यूरिंग द रिजर्व मेंटेनेंस पीरियड के बारे में अगर हम बात करते हैं, फाइन ट्यूनिंग प्रोग्राम होता है, यानी कि आप इसमें ऐसा बोल सकते हैं, इसमें शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों के रिगार्डिंग लिक्विडिटी ऑपरेशन को मेंटेन करके चलते हैं। इन एडिशन टू रिजर्व बैंक कंडक्ट इफ नीडेड लॉन्गर वेरिएबल रेट या रेपो रेट या रिवर्स रेपो रेट ऑप्शन मोर देन 14 डे। अगर जरूरत पड़ी तो लॉन्गर टर्नओवर हो सकता है, वरना ओवरनाइट ही होता है। देखिए नेक्स्ट है अपना रिवर्स रेपो रेट। क्या दिया गया है, रिवर्स रेपो रेट, द इंटरेस्ट रेट एट विच द RBI अब्जॉर्ब लिक्विडिटी फ्रॉम द बैंक। यानी कि जब उसको लिक्विडिटी अब्जॉर्ब करनी होती है, कम पैसा रखना होता है बैंकों में, तो RBI क्या करता है, रिवर्स रेपो रेट की हेल्प लेते हैं। अगेंस्ट द कोलेटरल ऑफ एलिजिबल गवर्नमेंट सिक्योरिटी अंडर द LAF। यानी कि अपनी सिक्योरिटीज आप ऐसे मान सकते हो कि जो ओपन मार्केट ऑपरेशन की तरह ही है, कि अपनी सिक्योरिटी जब RBI सेल आउट करता है तो बैंकों के पास पैसा कम बच जाता है, क्योंकि बैंक वो सिक्योरिटी को बाय कर लेते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं बैंक रेट के बारे में, बैंक रेट, द रेट एट विच द रिजर्व बैंक इज रेडी टू बाय या रीडिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज या अदर कमर्शियल पेपर। यानी कि जब किसी कमर्शियल बैंक के पास कोई पेपर हो, कोई बिल को रीडिस्काउंट करना हो, ठीक है, ये उस टाइम यूज किया जाता है। द बैंक रेट एक्ट एज द पेनल रेट की तरह यूज किया जाता है। द बैंक रेट एक्ट एज द पेनल रेट चार्ज ऑन द बैंक फॉर शॉर्टफॉल इन द मीटिंग देयर रिजर्व रिक्वायरमेंट। यानी कि जब एक कमर्शियल बैंक अपने CRR और SLR की जो रिक्वायरमेंट है, मिनिमम रिजर्व रखना चाहिए, जैसे कि CRR है आपका, मान लीजिए सपोज करो 4%, SLR है 18%, उससे कम हो जाता है तो उसको मेंटेन करने के लिए बैंक रेट लगाई जाती है RBI द्वारा बैंकों पर, लाइक एक तरह की पेनल्टी होती है। बैंक रेट इज पब्लिश्ड अंडर द सेक्शन 49 के अंदर ये पब्लिश किया गया है, जो RBI एक्ट 1934 है। दिस रेट हैज बीन अलाइंड विद द MSF रेट। ये रेट किसके साथ जोड़ी गई है, MSF रेट के साथ, और ऑटोमेटिकली चार्ज एज एंड व्हेन द MSF रेट चेंज अलोंगसाइड विद द पॉलिसी रेपो रेट। कि जैसे ही MSF रेट जो आपका मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी जो रेट है वो जितना होगा उतना ही बैंक रेट
आपका होगा। आप ऐसा मान सकते हो कि MSF अगर 6.75% है तो बैंक रेट भी 6.75% ही है, यानी कि दोनों सेम रहते हैं। दिस इज द रेट इंटरेस्ट विच द RBI चार्ज फ्रॉम द कमर्शियल बैंक फॉर द लॉन्ग टर्म लोन ओनली। ठीक है, लॉन्ग टर्म लोन के लिए भी बैंक रेट चार्ज किया जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं CRR के बारे में, कैश रिजर्व रेशियो। नॉर्मली इनका जो क्वेश्चन आता है वो परसेंटेज आता है, भी कितने परसेंट होता है, तो इसके रिगार्डिंग आगे बनाया गया है, तो वो भी आपको कराएंगे। द एवरेज डेली बैलेंस दैट ए बैंक इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन विद द RBI एज ए परसेंटेज ऑफ द नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी, NDTL। भाई जो NDTL का जो एवरेज बैलेंस है को कितना रखना चाहिए, यानी कि CRR के रूप में बैंक जो है RBI के पास अपना पैसा रखता है। बैंक RBI के पास पैसा रखेगा उसको कैश रिजर्व रेशियो बोलते हैं। और नॉर्मली जो डिसाइड किया जाता है इसका परसेंटेज, वो क्या किया जाता है, लास्ट फ्राइडे ऑफ द सेकंड प्रोसीडिंग फॉरनाइट ऑफ द रिजर्व बैंक में बी नोटिफाइड फ्रॉम द टाइम द ऑफिशियल गैजेट, यानी कि लास्ट फ्राइडे ऑफ द सेकंड प्रोसीडिंग फॉरनाइट। लाइक आप ऐसे मान सकते हो कि दूसरे शुक्रवार को। ठीक है, इसके अलावा आप ऐसे बोल सकते हो जो लास्ट आपका आता है, लास्ट महीने का अंतिम साइड से रिवर्स चलते हैं तो उसका जो दूसरा शुक्रवार होता है उसको। इसके बाद SLR, ये पैसा बैंक RBI के पास रखता है और ये पैसा बैंक इटसेल्फ अपने पास रखता है। जी, किसके पास रखता है, अपने पास रखता है SLR का पैसा, जिसको लिक्विडिटी स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो होती है। ये बैंक अपने पास और या RBI के पास क्यों रखता है, ताकि इमरजेंसी कंडीशन में इसका यूज किया जा सके। स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो एवरी बैंक सेल मेंटेन इन इंडिया एसेट्स द वैल्यू ऑफ विच सेल नॉट बी लेस देन एज द परसेंटेज ऑफ द टोटल नेट डिमांड लाइबिलिटी, दिया गया है जो डिसाइड किया जाता है। नॉर्मली ये है 4% और ये है 18%। ठीक है, दूसरा इनके दोनों के अंदर मेन डिफरेंस क्या है कि CRR का पैसा तो RBI के पास हो गया, RBI के पास हर बैंक का करंट अकाउंट होता है और करंट अकाउंट पर जो पैसा इसने बैंक ने RBI के पास रखा उस पर कोई RBI ब्याज नहीं देता, यानी कि बैंकों को RBI के पास पैसा रखना पड़ता है लेकिन RBI उसके ऊपर कोई ब्याज नहीं देता। SLR क्या होता है, ये पैसा बैंक अपने पास रखता है लेकिन इसकी छूट होती है कि गवर्नमेंट की सिक्योरिटी कैश या गोल्ड के रूप में बैंक ये पैसा इन्वेस्ट कर सकता है, और जिससे क्या होगा, CRR के बेस पर तो बैंकों को कोई इनकम जनरेशन नहीं होगा, लेकिन SLR का पैसा गोल्ड, देखो कैश के रूप में रखेगा तो इनकम जनरेशन नहीं होगा, गोल्ड के रूप में रखेगा तो हो सकता है, या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद लेगा तो भी हो सकता है। यानी कि SLR का पैसा बैंक अपने पास रखता है और वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी के रूप में लगा सकता है, गोल्ड के रूप में लगा सकता है, कैश के रूप में लगा सकता है, और वहाँ से कुछ इनकम जनरेशन भी हो सकता है। अगर हम बात करते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन के बारे में, These include outright मतलब डायरेक्टली सेल या परचेज ऑफ द गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाय द RBI, कि RBI जब इकोनॉमी के अंदर पैसा डालना है, इनके इकोनॉमी के अंदर पैसा डालना है तो सिक्योरिटी को बैंकों से बाय कर लेगा, बदले में कैश दे देगा। और जब RBI को बैंकों में पैसा कम छोड़ना है, अब्जॉर्ब करना सारा का सारा पैसा, तो अपनी गवर्नमेंट की सिक्योरिटी बेच देगा, जिससे बैंक क्या करेंगे, पैसे के बदले सिक्योरिटी खरीद लेंगे और बैंकों के पास पैसा कम होगा, और बैंकों के पास पैसा कम होगा तो आम लोगों को भी वो पैसा लोन कम दे पाएंगे। तो ये 12 इंस्ट्रूमेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, 12 ही बहुत है। ठीक है, ये सारा डेटा आपका ऑथेंटिक है। मेजर द कंट्रोल एंड रेगुलेशन ऑफ इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल या रेगुलेट किया जा सकता है, नॉर्मली यही टूल यूज होंगे, लेकिन एक सिस्टमेटिक तरीके से यहाँ दिया गया है। बहुत सारे टाइप हैं जो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करते हैं, जिसमें आपका क्वांटिटेटिव मेजर होता है, क्वालिटेटिव होता है, या फिर मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम का भी हेल्प हम ले सकते हैं। नॉर्मली तो हम क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव 2 टाइप से ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हम पढ़ते हैं। अब अगर हम बात करेंगे क्वांटिटेटिव मेजर या टूल के बारे में, ये क्या काम करता है, पूरी इकोनॉमी के अंदर मनी की सप्लाई को कंट्रोल करता है। पूरी इकोनॉमी, याद रखना, क्वांटिटी पूरी इकोनॉमी के अंदर करता है, जिसको 2 पार्ट में फर्दर डिवाइड किया गया है। यानी कि क्वांटिटेटिव मेजर के टूल कौन कौन से हैं, एक तो रिजर्व रेशियो आता है जिसके अंदर CRR और SLR आप पढ़ोगे, और एक आपका ओपन मार्केट ऑपरेशन आता है। ये सभी के सभी हम पढ़ चुके हैं अभी जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ RBI हमने किया था। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट जो हमने पढ़ा था उसमें। फिर भी आप जो CRR और SLR दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं, रिजर्व रेशियो के नाम से जाना जाता है। किसके रेशियो के नाम से जाना जाता है, रिजर्व रेशियो, और ये रिजर्वेबल लाइबिलिटी का ही पार्ट होते हैं। ओपन मार्केट ऑपरेशन अभी हम पढ़ के यहाँ जस्ट लास्ट पॉइंट था 12th इंस्ट्रूमेंट ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी।
ये था आपका क्वांटिटेटिव। याद रखना क्वांटिटेटिव में रिजर्व रेशियो और ओपन मार्केट ऑपरेशन आते हैं। अगर हम बात करते हैं क्वालिटेटिव मेजर के बारे में, किसके बारे में बात करते हैं? क्वालिटेटिव मेजर में ये कुछ पर्टिकुलर सेक्टर के ऊपर कंट्रोल करने के लिए आरबीआई इसका यूज करता है। द आरबीआई कंट्रोल द फ्लो ऑफ मनी या क्वालिटी ऑफ क्रेडिट इन ए फ्यू पर्टिकुलर सेक्टर, जबकि क्वांटिटेटिव का यूज किया जाता था आपका पूरी इकोनॉमी के अंदर कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, नॉर्मली तो इसका इंटरचेंज होता रहता है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा अगर आप डिफरेंस निकाल पाओ तो इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप ऐसा बोल सकते हो। इनकी क्वालिटी ऑफ क्रेडिट को कंट्रोल कौन करता है? क्वालिटेटिव मेजर करता है। एग्जाम्पल करते हैं, ए पर्सन कैन नॉट टेक ए लोन फॉर द लॉटरी, यानी कि लॉटरी के लिए आप बैंक लोन नहीं देगा, बिडिंग के लिए शर्त लगाने के लिए पैसे नहीं देंगे, स्पेकुलेटिव जुआ खेलने के लिए पर्पज के लिए पैसे बैंक लोन के रूप में नहीं देता। अब ये कैसे क्वालिटेटिव जो मेजर हैं वो आरबीआई जो है बैंकों की हेल्प से पूरे करवा पाता है? लाइक एक होता है आपका मार्जिनल रिक्वायरमेंट। अगर आपको लोन लेना है तो कुछ न कुछ कागजात डॉक्यूमेंट गिरवी रखने पड़ते हो। मान लें कि आपका एक जो घर था वो 10 लाख का था, आपको लोन लेना, तो बैंक कभी भी 10 लाख रुपए का लोन आपको नहीं देगा। अगर घर 10 लाख का तो उसे हमेशा कम ही देगा। मान लीजिए 10 लाख का आपका घर था, बैंक ने 8 लाख का लोन आपको पास किया या आपको दिया, तो जो 2 लाख का मार्जिन है जो उसने रखा है वो आरबीआई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग रखा गया है, जिसको हम मार्जिन रिक्वायरमेंट बोलते हैं। तो जब भी मनी को कंट्रोल करना होता है तो अगर आरबीआई जो बैंकों में पैसा ज़्यादा छोड़ना चाहता है तो इसको मार्जिन को कम कर देगा, और कम छोड़ना चाहता है तो मार्जिन को बढ़ा देगा। मोरल सुएशन, आरबीआई जो है ओरली या रिटनली कमर्शियल बैंकों को बोल सकता है कि आप स्पेकुलेटिव या अनप्रोडक्टिव पर्पज के लिए लोन मत दीजिएगा, वरना तो आपका नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन जाएगी, लोन डूब जाएगा। इसके अलावा सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, जिसको क्रेडिट रेशनिंग बोलते हैं, आरबीआई गाइड करता है नॉर्मली बैंकों को कि आप प्रायोरिटी सेक्टर को तो सस्ते रेट पर ही लोन दीजिएगा, ठीक है, और जो नॉर्मल है उसके लिए थोड़ा बहुत चार्ज भी कर सकते हैं। तो एक लिस्ट बना दी जाती है कि किससे हाई रेट लेना है इंटरेस्ट का, किससे कम लेना है, किससे और भी कम लेना है। इसके बाद आता है आपका डायरेक्ट एक्शन। अगर इन सभी, चाहे वो क्वांटिटेटिव हो चाहे क्वालिटेटिव हो, इन सभी गाइडेंस का कोई भी बैंक पालन नहीं करता तो आरबीआई क्या करता है? पहले उसको वार्निंग देता है और उसके ऊपर कुछ बैंक रेट वगैरह को चार्ज किया जाता है। अगर वो फिर भी नहीं मानता तो फिर उसका लाइसेंस रद्द कर देता है। तो इसको डायरेक्ट एक्शन के नाम से भी जाना जाता है। अब अगर हम बात करते हैं मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम के बारे में, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम पहला आता है पॉलिसी रेट। पॉलिसी रेट इज द की ऑफ लैंडिंग रेट ऑफ द सेंट्रल बैंक इन ए कंट्री। एक लैंडिंग रेट होती है कि जो लोन देने की रेट होती है। इट इज द ए मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट है ये, अंडर द कंट्रोल ऑफ द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। किस लिए जो पॉलिसी रेट है वो किसके काम आता है? टू रेगुलेट द अवेलेबिलिटी, कॉस्ट या यूज ऑफ मनी और क्रेडिट, उसको कंट्रोल करने के लिए पॉलिसी रेट का यूज किया जाता है। तो मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम में पॉलिसी रेट आपका यूज किया जाता है, एक पार्ट है। बैंक रेट भी मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम का पार्ट है। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी भी मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम का पार्ट है, और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी भी मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम का पार्ट है। इसको एक्सप्लेन इसलिए नहीं कहा गया क्योंकि अभी ऊपर करके ही आए हम इसको एक्सप्लेन। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे। अगर बात करते हैं आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी की हाईलाइट 6 दिसंबर 2024 के अकॉर्डिंग, यानी कि अभी लेटेस्ट जो मीटिंग थी उसके रिगार्डिंग हम आपके पास ये डेटा लेके आए हैं। अब क्या करते हैं, पहले क्या था 4 मीटिंग होती थी, लेकिन अब कितनी मीटिंग होने लगी? 5th बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग हुई थी अभी। शक्तिकांत दास जी के जो गवर्नर थे आपके, एक्स गवर्नर या 25th गवर्नर थे, उनके चेयरमैनशिप के अंडर 6 मेंबर है इसके अंदर, जिसके लिए पहले क्या था मीटिंग बुलाने के लिए 4 मेंबर जरूर होते, लेकिन अब इसको क्या कर दिया गया 4-2 कर दिया गया। मेजोरिटी अब 2 मेंबर से भी काम चल जाएगा, ठीक है। इसके अंदर क्या डिसीजन लिया गया? बेंचमार्क रेपो जो रेट है उसको 6.5 ही रखा गया, ठीक है, और ये 11th मीटिंग थी टोटल इसके रिगार्डिंग। इसके अलावा बात करते हैं टू मेंटेन द मॉनेटरी पॉलिसी करेंसी या न्यूट्रल। आप जैसा पहले थे, कहने का मतलब है कि CRR SLR इनमें ज़्यादा चेंज नहीं किया गया, पहले वाला ही रखा गया है। टू रिमेन द क्लैरिटी फोकस ऑन द ड्यूरिंग अलिग्नमेंट विद द इन्फ्लेशन को टारगेट किया गया है विद ग्रोथ के साथ, कि हमें इन्फ्लेशन को रोकना भी है लेकिन इकोनॉमी की ग्रोथ भी करनी है। तो इसके लिए CRR कट द रिलीज टू द 1.16 लाख करोड़ इनटू द बैंकिंग सिस्टम इन द 2 ट्रांच, क्योंकि 2 ट्रांचेज में
ये 1.16 लाख करोड़ रुपए बैंकिंग सिस्टम में डाले गए। अब अगर हम बात करते हैं कि जो ये मीटिंग हुई थी आपकी, इसके अंदर क्या मेन कंक्लूजन निकला था। पहला, एमपीसी डिसाइड किया गया था। एमपीसी इनके मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने डिसाइड किया कि मेंटेन करेंगे न्यूट्रल मॉनेटरी पॉलिसी सस्टेन का मतलब आपका है, ठीक है, और एमिंग टू कीप द इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल, और जबकि हम इन्फ्लेशन को तो कंट्रोल करेंगे लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट करते रहेंगे। द रियल जीडीपी ग्रोथ 2024-25 के लिए 6.6 रखी गई, और सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन जो इंडेक्स है आपका वो 4.8 रखा गया। क्या रखा गया? 4.8। इसके अलावा 25-26 के लिए भी पहला क्वार्टर और सेकंड क्वार्टर, 4 क्वार्टर होते हैं ना आपके तिमाही, तो पहले क्वार्टर दूसरे क्वार्टर के लिए भी जीडीपी ग्रोथ रेट आपको सामने दी गई है। इसी तरह इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए जीडीपी दी गई है कि भाई हम 2025-26 के जो आएगा सेकंड क्वार्टर तक 4% कर देंगे। लेकिन ये सेकंड क्वार्टर वाला की याद रखने की कोई जरूरत आपको नहीं है, जो ये बोल्ड कर रखा आपको यही पढ़ने की रिक्वायरमेंट है कि जो जीडीपी है, रियल जीडीपी ग्रोथ 24-25 के अंदर 6.6 रखने का लक्ष्य रखा गया है, और जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है 2024-25 के अंदर 4.8 रखने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा जहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं वो ये बनेंगे, देखिए मैंने इसको है ना असेंडिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग लगाया रेट को, ताकि आपको थोड़ा सा याद करने में आसानी रहे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं रिवर्स रेपो रेट, ये कितना है करंट रेट? 3.35%। सीआरआर जो है वो 4% है। ये इसके अंदर पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, वरना डायरेक्ट याद रख सकते हो कि सीआरआर जो है 4% है। रिवर्स रेपो रेट 3.35, सीआरआर 4%, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट 6.25, रेपो रेट अंडर द लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी है 6.50, 50 बोलो। बैंक रेट और एमएसएफ आपने पहले भी पढ़ा था सर, ये दोनों सेम होते हैं, तो इनका रेट क्या होगा? सेम ही रहेगा, ठीक है। एसएलआर 18%, और एमपीसी के लिए जो वोटिंग का जो परसेंटेज था, मीटिंग जो कोरम था, वो 4 से घटकर कितना हो गया है? 2 हो गया है, तो ये याद रखना, ठीक है। आइएगा नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फिजिकल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर डिफरेंस क्या होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, दोनों ही पॉलिसीज की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में महत्वपूर्ण रोल होता है। सबसे पहले मीनिंग, फिजिकल पॉलिसी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा बनाई जाती है, और इस गवर्नमेंट के अंदर भी कौन सा डिपार्टमेंट? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर। जबकि मॉनेटरी पॉलिसी सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। नेचर की अगर हम बात करते हैं, फिजिकल पॉलिसी हर साल चेंज होती रहती है, जबकि मॉनेटरी पॉलिसी डिपेंड करती है कि अपने जो नेशन है उसकी इकोनॉमिक स्टेटस कैसा है, ठीक है। जैसे हमने बोला था ना मीटिंग एमपीसी की पहले 4 बार होती थी साल में, अब 5 बार कर दी गई है। इसके अलावा बात करते हैं, ये जो फिजिकल पॉलिसी गवर्नमेंट के रेवेन्यू और गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर से रिलेशन है, इसका संबंध है, जबकि मॉनेटरी पॉलिसी का बैंक कंट्रोल या क्रेडिट कंट्रोल, बैंक या क्रेडिट कंट्रोल से रिलेशन है। फोकस, फिजिकल पॉलिसी इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर फोकस करती है, और मॉनेटरी पॉलिसी स्टेबिलिटी के ऊपर फोकस करती है, इकोनॉमिक्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जी ये क्वेश्चन, ठीक है। ये ध्यान रखना है कि फिजिकल पॉलिसी इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर फोकस करती है, और मॉनेटरी पॉलिसी आपकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के अंदर ऊपर फोकस करती है। पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं हम, तो टैक्स रेट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है, ये आपके इसके इंस्ट्रूमेंट होते हैं। जबकि अगर हम बात करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट हैं, तो इंटरेस्ट रेट और क्रेडिट रेशियो, ये आपका मॉनेटरी पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट होते हैं। और लास्ट वन हम बात करते हैं पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। फिजिकल पॉलिसी प्योरली सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा, और मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई द्वारा डिसाइड किया जाता है, इसलिए इसमें गवर्नमेंट का कोई इन्फ्लुएंस या हस्तक्षेप नहीं है। आइए लास्ट अपना जो पोर्शन बचता है वो मॉनेटरी पॉलिसी की प्रोसेस के रिगार्डिंग है, कि अगर कई बार क्या करता है क्वेश्चन में प्रोसेस दे देता है और आपसे पूछता है स्टेप इसके सीक्वेंस में लगाइएगा, तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पर दिया गया। तो आरबीआई हैज़ नोटिफाइड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, या फिर हम बात कर सकते हैं मॉनेटरी पॉलिसी प्रोसेस रेगुलेशन 2016 के अकॉर्डिंग, जो कब आया था? 1 अगस्त 2016 से स्टार्ट हुआ था। और इन विनियमों के इनके रूल रेगुलेशन, इनके मॉनेटरी पॉलिसी प्रोसेस रेगुलेशन 2016 के रेगुलेशन 5 के अंदर इसकी प्रोसेस के बारे में दिया गया है। तो फर्स्ट वन हम पढ़ते हैं, देखिएगा। सबसे पहले क्या होगा, मीटिंग कैसे होती है मॉनेटरी पॉलिसी की? सबसे पहले शेड्यूल जारी किया जाता है। क्या किया जाता है? शेड्यूल जारी।
द शेड्यूल ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी वोटिंग या डिसीजन मीटिंग फॉर द इंटायर फिस्कल ईयर अनाउंस इन द एडवांस में ही डिसाइड कर देंगे कि मीटिंग कब कब होगी और क्या कुछ उसका शेड्यूल रहने वाला है। दूसरा, नोटिस 15 दिन का नोटिस देना पड़ेगा। 6 मेंबर है ना, तो अगर कोई मीटिंग होती है तो 15 दिन का इनको नोटिस देना पड़ेगा, लेकिन इमरजेंसी के अंदर 24 घंटे के अंदर भी मीटिंग बुलाई जा सकती है, कोई इमरजेंसी आ जाए तो, जैसे लाइक कोरोना आ गया था उस टाइम में। इसके अलावा टेक्नोलॉजी अनेबल्ड, यानी कि मीटिंग जरूरी नहीं कि आप फिजिकली वहां पर पहुंचो, ऑनलाइन या टेक्नोलॉजी की हेल्प से मीटिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं 6 के 6 मेंबर। फिर आता है मीटिंग ड्यूरेशन के बारे में बात करते हैं। द ड्यूरेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग डिसाइडेड बाय द कमेटी, कमेटी के द्वारा डिसाइड किया जाएगा, डिपेंड करेगा कि मुद्दा क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग इसका टाइम टेबल वहां पर ही सेट होता है कि कितना टाइम के लिए मीटिंग की जा सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, पॉलिसी रिजोल्यूशन इज पब्लिकली रिलीज आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ द एमपीसी मीटिंग, यानी कि क्या प्रस्ताव पास हुआ वो आपको यहां पर बताना पड़ता है, ठीक है। और द रिजर्व बैंक मॉनेटरी पॉलिसी डिपार्टमेंट, एक एमपीडी बनाया गया था, मॉनेटरी पॉलिसी डिपार्टमेंट, ये हेल्प करेगा मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को इन फॉर्मुलेटिंग द मॉनेटरी पॉलिसी, यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाएगा, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, लेकिन मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के लिए हेल्प के लिए क्या बनाया गया है, मॉनेटरी पॉलिसी डिपार्टमेंट बनाया गया है, ठीक है। तो पहला स्टेप हमने क्या था सर, शेड्यूल के रिगार्डिंग था। दूसरा स्टेप क्या था सर, नोटिस देना पड़ेगा उसके मेंबर को। तीसरा स्टेप सर, ड्यूरेशन डिपेंड करता है मीटिंग के ऊपर ही, कमेटी के ऊपर ही। चौथा हम पढ़ते हैं एमपीसी का जो रिजोल्यूशन, जो प्रस्ताव पास किया गया उसके बारे में दिया गया है। क्या बोला गया इसमें, द बैंक पब्लिसाइज्ड आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ द एवरी मीटिंग ऑफ द एमपीसी द रिजोल्यूशन अडॉप्टेड बाय द सेड कमेटी, द रिजोल्यूशन इंक्लूड द एमपीसी डिसीजन इन द पॉलिसी रेपो रेट। रिजोल्यूशन क्या करेगा, द रिजोल्यूशन इंक्लूड्स द एमपीसी डिसीजन ऑन द पॉलिसी रेपो रेट, इसी के अंदर पॉलिसी रेपो रेट डिसाइड की जाती है। फिर आपका 5th नंबर पे आता है मिंट ऑफ द एमपीसी मीटिंग। मिंट का मतलब है कि आपने एक शॉर्ट नोट में क्या क्या उसमें होता है वो सारी चीजें यहाँ पर लिखी जाती। ऑन द 14th डे आफ्टर द एवरी मीटिंग ऑफ द एमपीसी द मिंट ऑफ द प्रोसीडिंग ऑफ द एमपीसी पब्लिसाइज, यानी कि मीटिंग होने के 14 दिन के अंदर या बाद बोल सकते हो, 14 दिन के बाद आपको एक मिंट, एक प्रपत्र जारी करना पड़ेगा कि एमपीसी की जो मीटिंग हुई थी उसमें क्या डिसीजन लिया गया। इसके अंदर क्या क्या हो सकता है, इस प्रपत्र के अंदर, मिंट के अंदर, द रिजोल्यूशन अडॉप्टेड बाय द एमपीसी, कि एमपीसी ने क्या रिजोल्यूशन अडॉप्ट किया। दूसरा, द वोटिंग ऑफ द ईच मेंबर ऑफ द रिजोल्यूशन, की जो रिजोल्यूशन पास हुआ उसमें कितने फेवर में वोट दिए गए, कितने अनफेवर में वोट दिए गए। और शॉर्ट रिटन स्टेटमेंट ऑफ द इंडिविजुअल मेंबर जस्टिफाइंग द वोट, और जिस मेंबर ने अगेंस्ट में वोट दिए वो भी अपने जस्टिफिकेशन देगा, और जिसने उसके पक्ष में दिए वो भी उसकी अपनी जस्टिफिकेशन देगा कि उसने फेवर में वोट दिया तो क्यों दिया, अगेंस्ट में दिया तो क्यों दिया। एंड consistent with the provision of the section 45 JL of the RBI, mints shall be released at 5 PM on the 14th day of the date of the policy day, इनके जिस दिन मीटिंग में वो प्रस्ताव पास हुआ उसके 14वें दिन शाम को 5 बजे ये मिंट जारी कर दिया जाता है। लेकिन अगर ये आपको पता है कि आरबीआई का जो हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर है, अगर उस दिन मुंबई के अंदर हॉलीडे है तो उससे नेक्स्ट जो वर्किंग डे होगा, ऐसा नहीं कि उससे अगला दिन इतवार आ गया तो संडे आ गया तो उस पर आपको नहीं, उससे अगले जो वर्किंग डे हुआ उस दिन फिर ये मिंट जारी किया जाएगा, वही 5 बजे। इसके अलावा लास्ट वन आता है आपके पास मॉनेटरी पॉलिसी की रिपोर्ट के बारे में पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी की रिपोर्ट के बारे में। एमपीसी वंस इन द एवरी 6 मंथ, मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट वंस इन एवरी 6 मंथ द आरबीआई पब्लिश द मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट कंटेनिंग द फॉलोइंग एलिमेंट। हर 6 महीने में आरबीआई अपनी वेबसाइट के ऊपर मॉनेटरी पॉलिसी की रिपोर्ट को पब्लिश करता है। इसके अंदर क्या क्या होते हैं, नंबर 1 एक्सप्लेनेशन ऑफ द इन्फ्लेशन डायनामिक, कि लास्ट के 6 महीने में इन्फ्लेशन का आउटलुक क्या रहने वाला है, या प्रोजेक्शन ऑफ द इन्फ्लेशन, की इन्फ्लेशन कितनी बढ़ेगी घटेगी, और इसकी ग्रोथ या फिर बैलेंस ऑफ द रिस्क, किस टाइप का रिस्क आ सकता है इकोनॉमी में। एन असेसमेंट ऑफ द स्टेट ऑफ द इकोनॉमी, कि इकोनॉमी की कंडीशन की असेसमेंट करना कि हमारी इकोनॉमी सही है गलत है, क्या किस डायरेक्शन में चल रही है प्रेजेंट में, वो बताना। कवरिंग द रियल इकोनॉमी, फाइनेंशियल मार्केट, स्टेबिलिटी, फिजिकल सिचुएशन, एक्सटर्नल सेक्टर, इन सभी को क्या करते हैं, कंसीडर किया जाता है।
और एक अपडेटेड रिव्यू ऑफ द ऑपरेटिंग प्रोसीजर ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी यहाँ पर मिनट में लिखा जाता है रिपोर्ट में। और फिर एन असेसमेंट ऑफ द प्रोजेक्शन परफॉर्मेंस, और फिर आप क्या क्या बैंकों को उसके लिए सजेशन दिए जाते हैं कि किस तरीके से उसको डील कर सकते हैं। तो ये था जी आपका कंप्लीट। होप शो ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो आप अच्छे अच्छे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।